Hello everyone. Today we will start the next method of collection of data, that is information through questionnaires and schedule. जब हम क्वेश्चनर्स के जरिए या शेड्यूल्स के जरिए डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, that is called information through questionnaires and schedule method. Basically we use two types of methods in this. First of all, mailing questionnaire survey and numerators method. Mailing questionnaire survey क्या है बेटा? सपोज कि आप किसी को या कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लेटेस्ट टाइम में आप 100 लोगों के पास मेल सेंड कर देंगे और वो लोग मेल फिल करके उस फॉर्म को आपको रीसेंड कर देंगे. अंडर दिस मेथड क्वेश्चनर आर मेल टू द रिस्पोंडेंट. अ लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनर गिविंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी. क्वेश्चनर के साथ एक लेटर अटैच होता है जिसमें कि ये बताया जाए कि किस बारे में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है. इट इज़ ऑल्सो एश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन वुड बी सीक्रेट. और ये भी एश्योरिटी दी जाती है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कि आपसे प्राप्त इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा. द रिस्पॉन्डेंट नोट द आंसर्स अगेंस्ट द क्वेश्चनर्स एंड रिटर्न्स द कंप्लीटेड क्वेश्चनियर टू द इन्वेस्टिगेटर. रिस्पॉन्डेंट जो है वो क्वेश्चनियर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देते हैं और वापस जो है उससे लौटा देते हैं इन्वेस्टिगेटर को. सुटेबिलिटी क्या है? दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड. जब बहुत ज़्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो और रिस्पोंडेंट्स और एजुकेटेड. ये मेन पॉइंट है. अगर रिस्पोंडेंट एजुकेटेड होंगे तो ही जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे. नेक्स्ट इज मेरिट्स. मेरिट्स क्या है? नो डाउट इकोनॉमिकल है. ये सस्ता साधन है, आपको कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, आपने सिर्फ मेल किया और उसके बाद आपको आंसर्स मिल जाएंगे. सेफ है और कहीं पर आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन, और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है. ये ओरिजिनल. दिस मेथड इज ओरिजिनल. ये ओरिजिनल मेथड है क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है वो सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद या वो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद खुद ही जवाब दे रहा है. इट मीन्स ये रिलायबल भी है. वाइड कवरेज, ज़्यादा एरिया में ये सुटेबल है. डीमेरिट्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट. मोस्टली लोग जो हैं वो मेल खोल कर भी नहीं देखते और आपका क्वेश्चनर जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा, उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा. कई बार लोग आंसर देने के बाद उसे वापस नहीं सेंड करते हैं तो भी क्वेश्चनर यूजलेस हो जाता है. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव पाया जाता है. जो क्वेश्चंस हैं अगर रिस्पोंडेंट उसका जवाब नहीं देना चाहता है तो वो ऐसे ही रह जाएंगे. यानी कि अगर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये फीचर थी कि इन्वेस्टिगेटर को क्वेश्चंस को चेंज करके पूछ सकता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है. लिमिटेड यूज है. केवल एजुकेटेड लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर अनएजुकेटेड लोगों से रिलेटेड कोई डाटा हमें चाहिए तो इस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि लिमिटेड है. दूसरा, जिन लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो इस्तेमाल करते हैं या जो आईटी से कांटेक्ट रखते हैं या जिनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, वो ही लोग इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं. बायस्ड. इफ द रिस्पोंडेंट आर बायस्ड देन द इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी बायस्ड. लेस एक्यूरेसी होती है. द कंक्लूजन बेस्ड ऑन सच इन्वेस्टिगेशन हैव ओनली लिमिटेड एक्यूरेसी. दिस इज बिकॉज सम क्वेश्चंस मे बी डिफिकल्ट. कुछ क्वेश्चंस मुश्किल होंगे तो रिस्पोंडेंट उनको छोड़ देगा, इसलिए ये इसकी प्रमुख डीमेरिट होती है. नेक्स्ट इज न्यूमरेटर्स मेथड. जब इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पर या इन्वेस्टिगेशन किसी और को डाटा कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर. अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी. द न्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द रिस्पोंडेंट विद द क्वेश्चनियर. The questionnaires which are filled by the numerators themselves by putting questions are called schedules. Questionnaires which are filled by numerators. क्वेश्चनर न्यूमरेटर के द्वारा खुद ही फिल किए जाते हैं. न्यूमरेटर जो है रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछता है और उसके बाद खुद ही आंसर जो है वो फिल करता है. न्यूमरेटर्स होते कौन है? न्यूमरेटर्स वो पर्सन्स होते हैं हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डाटा. जो डाटा कलेक्ट करने में इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं उन्हें न्यूमरेटर्स कहा जाता है. सुटेबिलिटी. दिस मेथड इज मोस्टली यूज व्हेन. ये मेथड तब इस्तेमाल किया जाता है जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया काफ़ी लार्ज हो, काफ़ी लार्ज स्केल पर हमें डाटा कलेक्ट करना हो तो न्यूमरेटर्स की हेल्प ली जाती है. द इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर. और इस मेथड के लिए स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत होती है क्योंकि अगर न्यूमरेटर्स को ही
आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आपका मेथड समझ में नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, आप क्यों ये कलेक्ट करना चाहते हैं वो समझ में नहीं आएगा, तो न्यूमरेटर से भी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, एक्यूरेसी नहीं होगी। मेरिट्स क्या है? तीसरा, द इन्वेस्टिगेशन आर वेल वर्स्ड इन लोकल। इन्वेस्टिगेटर को लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, या न्यूमरेटर को लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम तमिलनाडु में सर्वे के लिए जा रहे हैं तो हमें तमिल भाषा आनी चाहिए, तेलुगु भाषा आनी चाहिए, अन्यथा हम सर्वे नहीं कर पाएंगे, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई साउथ इंडियन है और वो हरियाणा के लोकल लोगों के ऊपर सर्वे करना चाहता है तो उसे हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। मेरिट्स, वाइड कवरेज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। इवन कि जो इलिटरेट लोग हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर खुद ही जो है वो फॉर्म फिल करते हैं। एक्यूरेसी होती है, देयर इज फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट बिकॉज इन्वेस्टिगेशंस आर डन बाय स्पेशलाइज्ड न्यूमरेटर्स। Personal contact, unlike in the case of mailing questionnaire, there is personal contact with the respondent से पर्सनल कॉन्टेक्ट पॉसिबल होता है, इसीलिए एक्यूरेसी होती है, आंसर्स जो होंगे वो हाईली एक्यूरेट होंगे, राइट आंसर्स होंगे। इम्पार्शियल, this method is impartial, this is because the numerator themselves do not need the required information, so they are impartial। क्योंकि न्यूमरेटर्स को खुद इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेटर के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये मेथड जो है वो इम्पार्शियल है, पक्षपात का कोई कारण यहाँ पर नहीं रहता। कंप्लीटनेस, शेड्यूल्स हैव द मेरिट ऑफ कंप्लीटनेस बिकॉज these आर फिल्ड बाय द। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, आपका क्वेश्चनर जो होगा वो बिल्कुल कंप्लीट आपको मिलेगा, आंसर सभी क्वेश्चंस के मिलेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो सभी आंसर्स को फिल करेगा, पूछकर जैसा भी जवाब रिस्पोंडेंट देगा उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर जो है उसे फिल करेगा। डीमेरिट्स क्या है? ये एक महंगा मेथड है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि न्यूमरेटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे आपको, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको मेथड्स, उनको टूल्स अवेलेबल करवाने पड़ेंगे जिससे कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर्स, सही एक न्यूमरेटर मिलने भी ज़रूरी है। हम किसी ऐसे आदमी के ऊपर विश्वास को इस काम में नहीं लगा सकते जिसका इंटरेस्ट ही ना हो, कहीं वो फेक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आए, घर पे बैठ के खुद ही फॉर्म फिल कर दे, ना इन्फॉर्मेशन पता लगे। टाइम कंज्यूमिंग, ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि न्यूमरेटर्स को जगह जगह जाना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, न्यूमरेटर्स को भी स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दस बिकम टाइम कंज्यूमिंग, और इस तरह से हमारा जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, अगर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करनी है तो ये मेथड बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सब प्राय करके सरकारी जो संस्थान है उनके द्वारा इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। पार्शियल, इफ द न्यूमरेटर आर बायस, अगर न्यूमरेटर बायस है तो हो सकता है कि आपको जो जवाब मिलेंगे वो सही नहीं होंगे। कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वेश्चनर, क्वेश्चनर्स किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से बनना चाहिए। एक अच्छी क्वेश्चनर के अंदर ये बेसिक फीचर्स होने चाहिए। पहला, क्वेश्चनर के अंदर लिमिटेड क्वेश्चंस हो, बहुत बड़ा क्वेश्चनर्स नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए। क्वेश्चंस के जो है वो छोटे होने चाहिए, अगर ज़्यादा लंबे क्वेश्चन होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। मैथमेटिकल क्वेश्चंस को अवॉइड ही करें तो बेहतर है, क्योंकि हर किसी का मैथ्स अच्छा नहीं होता। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, अनडिजायरेबल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जिससे इस रिपोर्ट जो रिस्पोंडेंट है उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे या उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, उसकी डिग्निटी हर्ट हो, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। कंट्रोवर्शियल, धर्म से जाति से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। कैलकुलेशंस, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस बाय द रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ शुड डू द कैलकुलेशंस, जो इन्वेस्टिगेटर खुद कैलकुलेशन जॉब करे, अगर कैलकुलेशन का काम रिस्पोंडेंट को दे दिया जाता है तो हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो जाए। प्री टेस्टिंग, क्वेश्चनर को लॉन्च करने से पहले प्री टेस्टिंग सर्वे होना चाहिए, यानी कि रिस्पोंडेंट से पहले कुछ सिंपल सवाल पूछ लिए जाएं जिससे कि उसे पता चल जाए कि उसे किस तरीके से जवाब देने हैं।
क्वेश्चन एयर फिल करने से पहले उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस लिखी होनी चाहिए, रिस्पोंडेंट को इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन, ऐसे क्वेश्चन जरूर डाले जाएं जिससे कि कोई जवाब जो उनका आंसर्स का क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, जब भी आप क्वेश्चन दें तो उसे रिस्पोंडेंट से वापसी की रिक्वेस्ट भी करें, क्योंकि अगर उसने वापस नहीं किया तो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो यूजलेस रह जाएगी। आपने इतने एफर्ट्स किए, उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। अगर इन्वेस्टिगेटर को वो क्वेश्चनर वापस नहीं मिलता है तो उसकी सारी मेहनत खराब जाती है। उसने क्वेश्चन बनाए, छाटे, क्वेश्चनर प्रिपेयर किया, प्रिंट करवाया, उसके आंसर के अकॉर्डिंग की बनवाई, लेकिन अगर उसको क्वेश्चन वापस ही नहीं मिला रिस्पोंडेंट से भरने के बाद, तो देन देयर विल बी नो यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनर। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चंस होने चाहिए? अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होने चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, राइट द करेक्ट होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, जिससे कि रिस्पोंडेंट जो है वो आसानी से क्वेश्चनर को फिल कर सके। नेक्स्ट है बेटा हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यूज। ये एक सस्ता मीडियम है और टेलीफोनिकली ही हम कांटेक्ट करते हैं जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है। मेरिट्स क्या है इसकी? दिस मेथड कैरीज ऑल द एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओरिजिनल होता है डाटा जो कलेक्ट किया जाएगा, एक्यूरेसी होती है, रिलायबल होता है, और एडेड एडवांटेज इज दैट मोड ऑफ डाटा कलेक्शन इज मच चीपर। डाटा कलेक्शन का ये जो मेथड है ये सबसे सस्ता मेथड है। आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आप कॉल करेंगे रिस्पोंडेंट के पास और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। डीमेरिट्स क्या है? रिस्पोंडेंट ऑफ पर्सनल एम्बेरसमेंट विच ही माइट अकाउंट इन पर्सनल इंटरव्यू। सबसे बड़ी फीचर क्या है कि कई बार रिस्पोंडेंट जो है वो किसी सवाल के जवाब में खुद को असहज महसूस करता है जब वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे रहा होता है, डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर के सामने बैठकर आंसर दे रहा होता है। लेकिन जब टेलीफोनिकली लिए जाते हैं जवाब तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती और फ्री होकर, संतुष्ट होकर या फ्री ऑफ माइंड होकर रिस्पोंडेंट जो है वो जवाब दे पाता है। एम्बैरेसमेंट नहीं होती है रिस्पोंडेंट को। डीमेरिट्स क्या है? पर्सनल बायस हो सकता है और लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड एरिया तक ही, जहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है या जिन लोगों के पास फ़ोन अवेलेबल नहीं होते, अगर हमें फैक्ट्री वर्कर्स के पास को सर्वे करना है या स्लम्स एरिया में रहने वाले लोगों पे सर्वे करना है, हो सकता है उनके पास वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही अवेलेबल ना हो। पर्टिकुलरली बिलोंगिंग टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है? बेसिकली देयर आर टू मेथड्स टू कलेक्ट सेकेंडरी डाटा। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा आर पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड सोर्स एंड अनपब्लिश्ड सोर्स। पहला गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सरकार के ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गजट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, जो कि सरकार के बिहाफ पर इंफॉर्मेशन छापती हैं, प्रोवाइड करती हैं। हर 6 महीने में, 3 महीने, क्वार्टरली ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं और हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिलाकर सेमी गवर्नमेंट बनता है। सेमी गवर्नमेंट बॉडीज सच एज म्यूनिसिपैलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन्स। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना डाटा तैयार देती है कि एक साल में वो कितना पैसा सड़कें बनाने पर खर्च करेगी, कितना पैसा हेल्थ के ऊपर खर्च किया जाएगा, कितना पैसा सैनिटाइजेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं और इससे भी हमें पब्लिश्ड होती हैं, इससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। Committees and commissions appointed by the government also furnish a lot of statistical information. कमेटी और कमीशंस भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन, मोनोपोलीज कमीशन, प्लानिंग कमीशन आर सम ऑफ द नोटेबल कमीशन इन इंडिया विच सप्लाई डिटेल्ड स्टडी। नेक्स्ट है बेटा पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। जो ट्रेड एसोसिएशंस है, व्यापारिक संगठन है, नॉट जस्ट ट्रेड एसोसिएशंस को
जो अदर एसोसिएशंस भी हैं वो भी अपने सारे साल की रिपोर्ट शो प्रेजेंट करती हैं, जैसे कि ट्रेडर टेक्सटाइल की जो फार्म्स हैं वो सारा साल का अपना डाटा बताती है, रिपोर्ट बताती है कि एक साल में उन्होंने कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, कितना खर्चा हुआ है। दूसरा, ट्रेडर्स एसोसिएशन जितनी भी शहर के अंदर हमारी यूनियंस होती हैं, क्लोथ मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन या जो गोल्ड स्मिथ्स ट्रेडर्स एसोसिएशन हैं, ये मैकेनिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन है, मोटर मैकेनिक एसोसिएशन है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स को जो सेल करने वाले हैं उनकी एसोसिएशन हैं, ये भी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करती हैं, अपनी रिपोर्ट छापती हैं। शुगर मिल एसोसिएशन पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, various institutions and research institutions publish information. Various universities and research institutions publish information as findings of their research activities in India. For example, Indian Statistical Institute in National Council of Applied Economics Research publishes variety of statistics data as a regular feature. ये वो संगठन है जो रेगुलर बेसिस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं। Next is journals and papers. Many newspapers such as the Economic Times as well as magazines such as Commerce Facts for You also supply a large variety of statistical information. जर्नल्स और पेपर्स भी छपते हैं जिससे जो कि पब्लिश सोर्स है सेकेंडरी डाटा का। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं, दैट इज ऑल्सो यूजफुल टूल फॉर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इंडियन International Labour Organization and foreign governments also publish a lot of statistical information. These are used as secondary data. Unpublished के अंदर क्या आ जाता है? Unpublished के अंदर आ जाता है हमारा जो गवर्नमेंट अपने यूज के लिए कलेक्ट करती है लेकिन वो अनपब्लिश्ड है. These data are collected by the government organization and others general for their self use or office record. These data are not published. These unpublished numerical information may however be used as secondary data. Precautions in the use of secondary data. किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए secondary data को use करते समय? पहला, whether the data reliable, क्या data reliable है? दूसरा, whether the data suitable for the purpose of inquiry, suitable है डाटा इंक्वायरी पर्पज से, जो इंक्वायरी हम करना चाहते हैं उसके लिए ये यूजफुल है। whether the data are adequate, क्या डाटा adequate है, सही है। Then in order to access the reliability, suitability and adequacy of data, following points must be kept in mind. Ability of the collecting organization, objective and scope. Ability of the collecting organization, जो ऑर्गेनाइजेशन डाटा कलेक्ट कर रही है क्या वो कैपेबल है डाटा कलेक्ट करने के। दूसरा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, वन शुड नॉट द objective of collecting data as well as the scope of investigation. They should be used only if the objective and scope of the study undertaken earlier match with the objective and scope of the present study. Method of collection, किस तरह से डाटा कलेक्ट किया गया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, नेक्स्ट, टाइम एंड कंडीशन, जिस समय डाटा कलेक्ट किया गया था टाइम्स और कंडीशंस कैसे थे। वन शुड ऑल्सो मेक श्योर ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर बात करें युद्ध टाइम में कलेक्ट किया डाटा वॉर टाइम के डाटा से डिफरेंट होगा, कोरोना काल में कलेक्ट किया डाटा नॉर्मल टाइम से डिफरेंट होगा। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, one should also make sure that the units of measurement in the initial collection of data are same as adopted in the present study. Accuracy of the data should also be checked if the availability of data do not confirm. Accuracy of data should be checked. ये आप जरूर निश्चित कर लें कि डाटा की एक्यूरेसी क्या है। Two important sources of secondary data: Census of India's and reports and publication of National Sample Survey. सेंसस ऑफ इंडिया, इससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सेकेंडरी डाटा के लिए, जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट कितना है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है, सेक्स कंपोजिशन यानी कि मेल फीमेल की संख्या कितनी है, स्टेट ऑफ लिटरेसी कितने लोग शिक्षित हैं। देन रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा संगठन है जो भारत में सरकार के बिहाव पर
डाटा कलेक्ट करने का काम करता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स रेगुलर सैंपल सर्वे टू कलेक्ट बेसिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एज वेल एज अर्बन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, जो 77th रिपोर्ट थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक की थी, उसमें डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स एंड सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड broadly reports of publication of National Sample Survey Organization of a statistical information of the following parameters of economic changes। क्या क्या चेंजेस आए हैं इन सब के ऊपर निर्भर थी। या नेशनल सैंपल सर्वे जो स्टडी करता है, रिसर्च करता है, वो ये बताता है कि ये रिपोर्ट्स हमारी किन किन चीज़ों के ऊपर बेस है।